ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 151 युद्ध का अंत। क्रिस्टल और ब्लेज के बीच लड़ाई शुरू हुए लगभग 5 घंटे बीत गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी कमजोरी नहीं दिखाई। ब्लेज के विपरीत क्रिस्टल हल्के से हाँफ रहा था, जबकि उसका पूरा शरीर गहरे घावों से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी वो अपनी शैतानी फल क्षमता से उसके रक्तस्राव को रोककर चट्टान की तरह खड़ा था। ब्लेज को यह याद नहीं रहा कि उसने कितनी बार क्रिस्टल को घायल किया। क्रिस्टल को घायल करने के लिए, जिसके पास एक मजबूत बचाव है, उसे हर वार में भारी मात्रा में हकी का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन ब्लेज अपनी सीमा तक थक चुके थे और उन्हें नहीं पता कि वो कितने समय तक टिक पाएंगे। सौभाग्य से अभी दिन का समय था, अन्यथा उसकी भी हालत दयनीय होती। उनके युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके आसपास का वातावरण पूरी तरह नष्ट हो गया, जबकि हर जगह क्रिस्टल पर्वत उभरे हुए दिखाई दे रहे थे। ब्लेज को पता था कि क्रिस्टल की हालत उसके मुकाबले बहुत खराब है। हालांकि शैतानी फलों की शक्तियों का उसका इस्तेमाल अभी भी शक्तिशाली है, लेकिन उसने अपने हमलों का सामना करने के लिए हकी और सहन शक्ति को समाप्त कर दिया। यदि ब्लेज ने अपनी बात पर अड़ा रहा तो क्रिस्टल निश्चित रूप से गिर जाएगा। ब्लेज और क्रिस्टल ने एक दूसरे को अंतिम ड्राइव के लिए तैयार होते देखा। ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया, जबकि एक जलता हुआ नीला स्टाफ उसके सामने प्रकट हुआ। इस बीच क्रिस्टल ने खुद को क्रिस्टल कवच में लपेट लिया, जिसने उसके चेहरे के अलावा बाकी सब कुछ ढक लिया, और अपने पूरे शरीर को आर्मामेंट हकी से ढक लिया। ब्लेज ने छड़ी को कसकर पकड़ लिया, जबकि उसके मन में क्रिस्टल से पहली मुलाकात के समय की यादें उभरने लगी, तथा उसके अधीन मृत मरीन सैनिकों के चेहरे भी उभरने लगे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। उसका हृदय बुरी तरह जल रहा था, जबकि क्रोध ने उसमें बची हुई सारी शक्ति को अपने हथियार वाले हाथ में भर लिया था। जब ब्लेज ने बिना कुछ रोके कॉन्करर की हकी का हर अंश अपने अंदर समाहित कर लिया, तो उसके हथियार के चारों ओर काली बिजली की लहरें चमक उठीं। क्रिस्टल, ब्लेज ने दहाड़ते हुए कहा और अपनी लाठी लहराते हुए तेजी से आगे बढ़ा। उसी समय क्रिस्टल ने हमले के लिए तैयारी की और चिल्लाया, आओ, जबकि काले क्रिस्टल से बनी एक तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। क्रिस्टल के सामने पहुंचकर ब्लेज ने अपना डंडा सिर के ऊपर उठाया और उसे विस्फोटक शक्ति के साथ नीचे की ओर लहराया। दबाव के कारण पूरा स्थान कांप उठा और चारों ओर गहरे बैंगनी रंग की बिजली चमकने लगी। संघर्ष। क्रिस्टल ने अपनी क्रिस्टल तलवार लहराई और ब्लेज के हमले का सामना किया। दोनों हथियार आपस में टकराए, जिससे एक शॉकवेव पैदा हुई, जिसने फैलते हुए सब कुछ नष्ट कर दिया। दरार। क्रिस्टल की तलवार ब्लेज के हथियार के संपर्क में आते ही टूट गई। ये एक मिलीसेकंड के लिए भी ब्लेज के वार को रोक नहीं सकी, और यही हाल क्रिस्टल के कवच का भी हुआ। खून के छींटे पड़े। जब ब्लेज की छड़ी क्रिस्टल पर लगी तो हड्डियां टूटने की आवाजें गूंज उठीं और क्रिस्टल का पूरा शरीर दूर जा गिरा। क्रिस्टल को जवाब देने का कोई समय दिए बिना ब्लेज ने छड़ी को भाले में बदल दिया और उसे उड़ती हुई आकृति पर फेंक दिया। जलता हुआ भाला हवा को चीरता हुआ आगे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। चूंकि क्रिस्टल कवच पहले ही टूट चुका था, इसलिए उसे उसके शरीर में घुसने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। क्रिस्टल ने खांसते हुए अपने मुंह से खून निकाला और फिर अपने द्वारा बनाए गए क्रिस्टल के टुकड़ों में से एक से टकरा गया। इतना सब होने के बाद भी क्रिस्टल ने जल्दी से उसके दिल को क्रिस्टलीकृत कर दिया और उस पर हकी की परत चढ़ा दी। फिर भी जलते हुए भाले की तीव्र गर्मी धीरे धीरे उसके दिल को जलाने लगी। क्रिस्टल ने अपनी बाह पर हकी लगाकर भाले को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भाले की लपटें भाले की नोक तक पहुंच गई। अगले ही पल क्रिस्टल को बुरा लगा और उसे मौत की गंध आ गई। ब्लेज, जो अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था, उसने अपनी उंगली चटकाई। बूम! नहीं, क्रिस्टल अंदर से चिल्लाया, इससे पहले कि उसके दिल के पास की ऊष्मा ऊर्जा फट जाए। क्रिस्टल ने अपनी चेतना नहीं खोई, लेकिन उसे पता था कि यह उसके लिए अंत है। जब उसने नीचे देखा तो उसने अपने शरीर के बाएं हिस्से में एक बड़ा छेद देखा। विस्फोट के बाद उसका दिल और अंदरूनी अंग वाष्पीकृत हो गए थे। हफ हफ। ब्लेज ने भारी सांस ली, क्योंकि उसने आखिरी वार में सब कुछ झोंक दिया था। उस पल सिस्टम नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंज उठा। उपलब्धि: योंको को हराया, क्रिस्टल और उसका दल। पुरस्कार: +2.0 संविधान, +2.0 शैतान फल, +2.0 हकी, +2.0 निःशुल्क विशेषता बिंदु। आखिरकार ब्लेज ने अपने दिल में कहा और अपना स्टेटस पैनल चेक किया। नाम: ब्लेज हंट। व्यवसाय: मरीन। संविधान: 67.9। शैतान फल: 66.0। हकी: 66.5। निःशुल्क विशेषता बिंदु: 8.5। सिस्टम पुरस्कार के अलावा लड़ाई ने भी उनकी थोड़ी मदद की, क्योंकि उनकी संविधान, शैतान फल और हकी विशेषता क्रमशः 0.1, 0.3 और 0.2 तक बढ़ गई,
जैसे ही उसने पुरस्कार प्राप्त किया, उसकी पिछली थकान गायब हो गई और वो ऊर्जा और शक्ति से भर गया। मुफ्त विशेषता बिंदुओं की संख्या को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत सोचने के बाद ब्लेज ने अपने हकी और शैतान फल को बढ़ाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपने डेविल फ्रूट में 4.0 जोड़े और उन्हें 70.0 तक बढ़ाया। उसके बाद उसने अपने हकी पर 4.0 और मुफ्त विशेषता अंक इस्तेमाल किए और उन्हें 70.5 तक बढ़ाया। अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस करते हुए ब्लेज ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरी शक्ति अंततः इस दुनिया के शिखर तक पहुंचने के करीब है। उसकी ताकत योंकों के बराबर है, लेकिन अगर वो उनसे सीधे लड़ता है तो उसके हारने की 50% संभावना है। कैडो के साथ अपनी लड़ाई के बाद उसे इस बात का पूरा यकीन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, बस उसे बहुत कुछ सीखना है। जहां तक व्हाइटबर्ड की बात है, ब्लेज के अनुसार उसकी ताकत 75 से 80 फीट विशेषता बिंदुओं की सीमा में होनी चाहिए। जहां तक वास्तविक व्यक्ति का सवाल है, तो ये तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद ही पता चल सकेगा। अपने विचारों से बाहर आकर ब्लेज ने क्रिस्टल की ओर देखा और अगले ही क्षण उसकी आकृति गायब हो गई और क्रिस्टल के सामने प्रकट हो गई। वो क्रिस्टल को अभी भी जीवित देखकर आश्चर्यचकित है और उसने देखा कि क्रिस्टल का जीवन धीरे धीरे उसके शरीर से दूर होता जा रहा है। क्रिस्टल की नजर में कोई पछतावा, अनिच्छा, डर या ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ब्लेज ने एक चीज देखी तो वो है शांति। क्या भयानक इच्छा शक्ति है। मौत के सामने भी कोई डर नहीं है। क्रिस्टल निर्दयी है और उन खतरनाक समुद्री लुटेरों में से एक है जिनसे ब्लेज का सामना हुआ था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वो उसके इस विशेष गुण की प्रशंसा करता है। क्रिस्टल ने ब्लेज के आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और खुद ही मौत को स्वीकार कर लिया। वो वन पीस को खोजने और समुद्र को जीतने की खोज में हार गया और असफल हो गया। ब्लेज ने सांस ली और आसमान की ओर देखा। इस दुनिया में कुछ भी सही या गलत नहीं है। अंत में सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। अध्याय 152 उमड़ती अंतर्धारा। ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया, नीली सफेद लपटें निकली और क्रिस्टल के शरीर को जलाकर राख कर दिया। क्रिस्टल फल की शक्ति वास्तव में कुछ और ही है। वो सिस्टम एक्सचेंज फंक्शन का उपयोग करके इसे एक्सचेंज करने और क्वीना को प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। ये उसके लिए एक आदर्श फल होगा और ब्लेज को अपने किसी करीबी पर फल की शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि ये भविष्य में विश्व सरकार का विरोध करने पर उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ किजारू ने सिल्वर स्वॉर्ड को हरा दिया और उसे पकड़ लिया। ब्लेज और किजारू द्वारा क्रिस्टल और सिल्वर स्वॉर्ड को पराजित करने के बाद क्रिस्टल समुद्री लुटेरों ने लड़ाई जारी रखने की अपनी इच्छा खो दी। इसलिए मरीन सैनिकों ने आसानी से शेष बचे समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया और उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया। वो जीत गया, CP0 एजेंट ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगी। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। वे जानते थे कि क्रिस्टल कितना शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ब्लेज उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोक देगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि समुद्र के 4 सम्राटों में से एक क्रिस्टल यहां गिरेगा। ये एक बड़ी घटना है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। पूरी लड़ाई की रिपोर्ट 5 बुजुर्गों को दो। कमांड में मौजूद CP0 एजेंट ने आदेश दिया। जब ब्लेज वापस गया तो अनगिनत समुद्री सैनिक पकड़े गए समुद्री डाकुओं को युद्धपोत तक खींच रहे थे। ब्लेज कुन, मैं देख रहा हूं कि तुम और भी ताकतवर हो गए हो। क्रिस्टल को क्या हुआ? किजारू उसके पास आया और पूछा। मृतक और उसकी राख हवा में बिखर गई। ब्लेज ने शांत भाव से उत्तर दिया। तुमने एक योनको को मार दिया है। यह खबर दुनिया भर में तूफान मचा देगी और एक बार फिर नई दुनिया में अराजकता फैला देगी। किजारू ने जेब में हाथ डाले हुए आलसी स्वर में कहा। ब्लेज को इसकी परवाह नहीं थी। उस समय मरीन सैनिकों ने ब्लेज की उपस्थिति को देखा और उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसका नाम चिल्लाने लगे। वाइस एडमिरल ब्लेज। बेशक वे खुश हैं क्योंकि उन्होंने योंको क्रू को हरा दिया है। उन्हें निश्चित रूप से लड़ाई में भाग लेने के लिए बहुत सारे मेरिट पॉइंट मिलेंगे और मुख्यालय पहुंचने पर वे अपने परिवार और दोस्तों के सामने अपनी बड़ाई कर सकते हैं। उनमें से हर कोई बहुत उत्साहित था। बस सभी लोग, अगर आप समुद्र की तलहटी में डूबना नहीं चाहते तो जहाज पर चढ़ जाइए। क्रिस्टल की सतह जल्द ही विकटित होने लगेगी। ब्लेज ने चिल्लाते हुए उत्साहित समुद्री सैनिकों को शांत किया। उनके शब्दों को आदेश मानकर वे शीघ्रता से जहाजों पर चढ़ गए और पाल तैयार कर लिए। ब्लेज ने जब यह कहा तो वो मजाक नहीं कर रहा था। क्रिस्टल की सतह गायब न होने का एकमात्र कारण यह है कि यह पूरी तरह से क्रिस्टल फल की क्षमता से नहीं बना था। क्रिस्टल ने पानी को क्रिस्टलीकृत करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग किया। यह तत्वीकरण के समान है, इसलिए समुद्र तुरंत अपनी पिछली स्थिति में नहीं लौटेगा। साथ ही इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। उनके पास इसे शुरू होने में कम से कम 10 मिनट का समय है। किजारू के साथ ब्लेज भी युद्धपोत पर चढ़ गया।
जैसे ही क्रिस्टल की सतह पिघलने लगी, मरीन युद्धपोत रवाना हो गए और पंख हैज की ओर रवाना हो गए। सवार किजारू सेंगोकू को युद्ध की सूचना देने चला गया, जबकि ब्लेज की मुलाकात उत्साहित वेगापंख से हुई, जिसने उत्सुकतापूर्वक उससे उच्च तापमान वाली ज्वाला और विस्फोट के पीछे के तंत्र के बारे में पूछा। खुद ही सोचो, क्या तुम वैज्ञानिक नहीं हो? ब्लेज ने रहस्यमय लहजे में जवाब दिया और चला गया, जबकि वेगापंख सहित अन्य वैज्ञानिक आश्चर्यचकित थे। जहाज के अगले डेक पर चलते हुए ब्लेज ने अपने गुणों में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण आए परिवर्तनों को महसूस किया। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 67.9। शैतान फल 70.0। हकी 70.0। मुक्त विशेषता बिंदु 0.5। अपनी ताकत बढ़ाने के अलावा इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। ब्लेज ने सोचा था कि एक बार जब उसका डेविल फ्रूट 70 फीट पॉइंट पार कर जाएगा तो उसमें नई क्षमता जागृत हो जाएगी, लेकिन वो निराश हो गया। हालांकि उन्हें लगा कि बहुत जल्द ही बदलाव आएगा। अगर वो गलत नहीं है तो ये तब होगा जब उनकी विशेषता 75 फीट अंक तक पहुंच जाएगी। समुद्री मुख्यालय। किजारू के साथ बातचीत खत्म करते हुए सेंगोकू ने असहायता में अपनी कंटी रगड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ब्लेज ने यह किया। उसने उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह अपरिहार्य है। वास्तव में उन्हें इस बात पर गर्व है कि ब्लेज ने अकेले ही योंको को हराया। एक बार जब यह खबर फैल जाएगी कि मरीन ने योंको को मार गिराया है, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अनगिनत समुद्री लुटेरे समुद्र में नौकायन करने से रुक जाएंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन सेंगोकू को आने वाली स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उसी समय रूम ऑफ अथॉरिटी में मैरी जियोइस। पांचों बुजुर्गों को एक चौंकाने वाली खबर मिली। क्रिस्टल मर चुकी है। ब्लेज ने उसे मार डाला है। संतुलन में दरार। ये कुछ ऐसा है जो वे नहीं चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने सेंगोकू को आदेश दिया कि वे योंको समूह को नष्ट न करें, भले ही उनके पास ऐसा करने की शक्ति हो। अब समय आ गया है कि हम उसकी जान ले लें, क्योंकि आईएम सामा ने भी अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। बुजुर्गों में से एक, जिसके माथे पर बड़े बड़े जन्म चिन्ह और बड़ी बड़ी सफेद मूंछें, बोला। सभी सहमत थे। सच तो यह है कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि आईएम सामा किसी अनजान व्यक्ति पर ध्यान देंगे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसका ध्यान रखने के लिए कहेंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने ब्लेज को कम करके आका। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि सेंगोकू और गैर्प उसका बहुत पक्ष लेते हैं। अगर उन्हें पता होता तो गैर्प के व्यक्तित्व को देखते हुए वो निश्चित रूप से हमारे खिलाफ खड़ा होता। यहां तक कि सेंगोकू भी। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उन दोनों से नहीं लड़ सकते। लंबा, पतला, दाढ़ी वाला, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बोला। सच है, हमें उसे अपने पास बुलाना ही होगा। हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। देखते हैं कि हम उसका कुछ उपयोग कर पाते हैं या नहीं। समुराई तलवार थामे हुए बुजुर्ग ने कहा। अच्छा, कुछ ही मिनटों में उन्होंने योजना बनाई और सिफर पोल को आने और उनसे मिलने का आदेश दिया। अगले दिन, ये जानते हुए कि उसका जीवन खतरे में है और पांचों बूढ़े लोग उसका सिर लेने आ रहे हैं, ब्लेज ने वेगापंख और अन्य वैज्ञानिकों को पंख हैजर्ड के पास पहुंचाया। मूल श्रृंखला के विपरीत, पंख हैजर्ड पेड़ों और जानवरों से भरा हुआ, जीवन से भरा हुआ है। गुप्त आधार के लिए इसे आम लोगों की नजर से छिपाकर केंद्र में बनाया गया था। ब्लेज और किजारू अधिक समय तक वहां नहीं रुके, क्योंकि उन्हें जीवित बचे क्रिस्टल समुद्री लुटेरों को इंपेल डाउन तक ले जाना था। अध्याय 153 बेचैनी। जैसे ही ब्लेज और किजारू ने पंख हैजर्ड छोड़ा, पूरी दुनिया इस खबर से स्तब्ध रह गई। योको में से एक, क्रिस्टल पायरेट्स की मृत्यु हो गई। एक बार फिर ब्लेज ध्यान के केंद्र में थे, जबकि उनका नाम और प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। ग्रैंड लाइन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उनका नाम न जानता हो। युद्ध के बाद कई लोगों ने माना कि सबसे ताकतवर नौसैनिक का खिताब उसके लिए उपयुक्त था। कुछ लोग जो उसकी कम उम्र और समुद्र में कम समय के कारण उसकी ताकत पर संदेह कर रहे थे, वे उसकी ताकत से डरने लगे। जैसा कि सेंगोकू का मानना था, ब्लेज का नाम समुद्री लुटेरों के दिलों में भय पैदा कर देता था, जो जानते थे कि योनको यानी क्रिस्टल समुद्री डाकू कितने शक्तिशाली थे। और साथ ही इसने ब्लेज की प्रशंसा करने वाले अनगिनत प्रतिभावान लोगों को मरीन में शामिल होने के लिए आकर्षित किया। लेकिन यह समुद्री डाकुओं के महान युग को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्रिस्टल पायरेट्स के पतन से स्थिति और खराब हो गई तथा नई दुनिया और अधिक अराजकता की ओर बढ़ गई। ओनिगाशिमा, वानो काउंटी। हम्फ। खबर सुनकर कादियो की आंखें सिकुड़ गई और उसने ढेर सारी शराब गटक ली। क्रिस्टल समुद्री लुटेरों को धिक्कार है। मुझे पता होना चाहिए था कि वो असफल होगा, ये देखते हुए कि वो कितना कमजोर था। अखबार फेंकते हुए कैडो ने एक बार फिर शराब पीने पर ध्यान केंद्रित किया। समाचार में एकमात्र चीज जिसने उसे दिलचस्पी दी वो थी ब्लेज। उसके कमरे के बाहर किंग और जैक खड़े थे। वे भी अखबार पढ़ रहे थे और क्रिस्टल समुद्री लुटेरों की हार से हैरान थे।
वाइस एडमिरल ब्लेज। वो बहुत शक्तिशाली है, जैक ने कहा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उसे मार डालूंगा। किंग ने अपने हाथ में अखबार जला लिया और ठंडे स्वर में कहा। किंग के विपरीत जैक के विचार अलग थे, क्योंकि वो जानता था कि ब्लेज कितना शक्तिशाली है। अपने कैप्टन के अलावा उसे संदेह है कि कोई और उसका सामना कर सकता है। अज्ञात द्वीप, नई दुनिया, लाल बालों वाले समुद्री लुटेरों का अस्थायी ठिकाना। शैंक्स और बेकमैन सभी क्रू सदस्यों से कुछ दूरी पर बैठे थे, जो आपस में बातें कर रहे थे और अपने ड्रिंक का आनंद ले रहे थे। अविश्वसनीय, अभी 1 साल या उससे भी कम समय हुआ है, लेकिन उसकी ताकत पहले ही योको के स्तर तक पहुंच गई है। बेकमैन ने अखबार की ओर देखते हुए टिप्पणी की। यही समस्या है, उसका उत्थान बहुत तेजी से हुआ है और उसके व्यक्तित्व के साथ मुझे नहीं पता कि विश्व सरकार इसे कैसे लेगी। शैंक्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वे 5 एल्डर्स को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। क्या मतलब है तुम्हारा? बेकमैन ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा चिंता कर रहा हूं। शैंक्स ने अपना सिर हिलाया। व्हाइटबर्ड और बिग मॉम क्षेत्रों में भी यही हुआ। वे चौंक गए, इसलिए नहीं कि क्रिस्टल हार गया था, बल्कि ब्लेज की ताकत से। वे जानते थे कि समुद्र पर उनकी क्षमता वाला कोई व्यक्ति प्रकट हुआ है। गोवा किंगडम, ईस्ट ब्लू। वाह, उस बदमाश ने यह कर दिखाया है। गार्प ने अखबार की तरफ देखते हुए बड़ी मुस्कान बिखेरी। सेंगोकू को खुश होना चाहिए। दादाजी, आप क्या पढ़ रहे हैं? उसी समय लफी एस के साथ पेड़ों की छाया से भाग गया। गैर्प से अखबार छीनकर एस ने उसमें लिखी सामग्री पर नजर डाली और ब्लेज की तस्वीर के साथ साथ योको को हराने की उसकी उपलब्धि देखकर वो हैरान रह गया। एस, ये क्या है? लफी ने उत्सुकता से पूछा। एस ने अखबार गैर्प की ओर फेंक दिया और बोला, कुछ नहीं, बस एक मरीन ने एक समुद्री डाकू को हराया। समुद्री मुख्यालय। ब्लेज मुख्यालय लौट आया और सेंगोकू से मिलने गया, जबकि किजारू ने क्रिस्टल समुद्री डाकुओं को इम्पेल तक पहुंचाने का काम अपने ऊपर ले लिया। उसने सेंगोकू को युद्ध की प्रगति और क्रिस्टल की ताकत के बारे में बताया। अगर उसने अपने विजेता की हकी का उपयोग करना सीख लिया होता तो मैं उसे हरा नहीं पाता। मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हर विजेता हकी उपयोगकर्ता ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है। इसके लिए अत्यंत प्रतिभाशाली, योग्य और चयनित होना आवश्यक है। सेंगोकू ने उत्तर दिया। ओह हाँ, सेंगोकू-सान, मुझे पैरामिशिया प्रकार का शैतान फल चाहिए। मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, बस कुछ भी चलेगा। किस लिए? सेंगोकू ने अपनी भौहें उठाई। अगर आपने अपनी यूनिट को किसी को देने की योजना बनाई है तो मेरा सुझाव है कि आप एक अच्छा व्यक्ति चुनें। नहीं, मुझे इसकी जरूरत एक अलग उद्देश्य के लिए है। अगर कोई भी फल काम करेगा तो कोई समस्या नहीं होगी। मैं उसे लाने के लिए किसी को भेजूंगा। सेंगोकू ने कहा। धन्यवाद, बस ये सुनिश्चित करें कि ये पैरामिशिया प्रकार का शैतान फल है। ठीक है। ब्लेज, क्रिस्टल समुद्री लुटेरों के पतन ने कई समुद्री लुटेरों को योंकों की स्थिति के लिए लड़ने के लिए उकसाया। मुझे इसके लिए न्यू वर्ल्ड में आपकी और आपकी यूनिट की आवश्यकता है। चूंकि तुमने अभी अभी युद्ध समाप्त किया है, इसलिए प्रस्थान करने से पहले 2 या 3 दिन आराम कर लो। सेंगोकू ने कहा। कोई बात नहीं। फ्लीट एडमिरल कार्यालय से निकलते हुए ब्लेज ने रेगिस को फोन करके पूछा कि वे कहाँ है। रेगिस ने उसे बताया कि वे आराम करने के लिए सबाउडी गए हैं। ब्लेसान, हम तुरंत वापस आएंगे। रेगिस बोला। कोई बात नहीं, अपना समय लो। ब्लेज को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे कुछ समय से लगातार प्रशिक्षण ले रहे थे। कॉल समाप्त करके ब्लेज उसके लिए व्यवस्थित अस्थायी केबिन में चला गया। शैतानी फल आने का इंतजार करते हुए उसने हैनकॉक को फोन किया। अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, लेकिन उसे अभी से उसकी याद आने लगी थी। हैनकॉक, क्या तुम सुरक्षित रूप से अमेजन लिली तक पहुंच गए? ब्लेज ने पूछा। कॉल के दूसरे छोर पर मौजूद हैनकॉक को तब अच्छा लगा जब ब्लेज ने पहला सवाल उनकी सेहत के बारे में पूछा। नहीं, हम शाम तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं जब हम अलग हुए थे, लेकिन मुझे अभी से तुम्हारी याद आने लगी है। क्या तुम्हें भी मेरी याद आई? ब्लेज ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हैनकॉक की नम्र आवाज दूसरी तरफ से आई। यह सुनकर ब्लेज हंस पड़ा। उसे हैनकॉक का शर्मिंदा और शर्मिला पक्ष देखकर मजा आता है। उसके साथ 1 और मिनट बात करने के बाद ब्लेज ने कॉल समाप्त कर दी। उस समय एक मरीन ऑफिस एक शैतानी फल देने आया था। ब्लेज ने यह देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि यह किस तरह का फल है। सिस्टम फंक्शन का उपयोग करके इसे क्रिस्टल फल के साथ बदलने से पहले एक बार जब क्वीना आ जाएगी तो वो उसे दे देगा। शाम हुई। ब्लेज कुर्सी पर लेटा हुआ आराम कर रहा था और कुछ सोच रहा था। पिछले कुछ समय से उसे जो बेचैनी महसूस हो रही थी वो और भी बढ़ गई, मानो जल्द ही कुछ होने वाला है। डेन डेन मुशी की बजती ध्वनि से उसकी चिंताएं सच हो गई। जब वो उस पर पहुंचा तो दूसरी ओर से रेजिस की चिंतित आवाज आई। अध्याय 154 सौर टेलीपोर्टेशन। ब्लेसान, आपातकालीन स्थिति है। मुझे खेद है, रेजिस ने चिंतित स्वर में हकलाते हुए कहा।
ये सुनकर ब्लेज मरीन मुख्यालय से बाहर निकला और सबाउडी की ओर उड़ चला। क्या हुआ? ये क्वीना है। वो पूरे समय मेरे साथ थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। मुझे लगा कि वो कहीं भाग गई है और वापस आ जाएगी, लेकिन अभी अभी मुझे उसका फोन आया। ब्लेसान, मुझे बुरा लग रहा है, स्पष्ट रूप से समझाएं। ब्लेसान, क्या तुम्हें एरी और सेया याद है? वे विश्व की कुलीन दासियां जिन्हें हमने बचाया था? रेगिस ने पूछा। हाँ, जब मैंने उन्हें घर भेजा तो मैंने उन्हें आपातकालीन स्थिति के लिए अपना डेन डैन मुशी नंबर दिया। अभी अभी उनकी मां ने फोन करके बताया कि काले सूट पहने लोग अचानक उनके घर में घुस आए और एरी और सेया को ले गए। रेगिस ने रुककर फिर से कहा, ब्लेसान, मुझे लगता है कि यह कोई संयोग नहीं है। जहां हो वहीं रहो, मैं आ रहा हूं। यह कहते हुए ब्लेज ने कॉल समाप्त कर दी। डूबते सूरज को देखते हुए उसने गहरी सांस ली। मेरे पास शायद सिर्फ आधा घंटा है। उसकी आकृति अचानक गायब हो गई और कुछ किलोमीटर दूर फिर से प्रकट हो गई। ऐसा कई बार हुआ और कुछ ही समय में उसकी आकृति सबाउडी से कुछ किलोमीटर दूर आ गई। ब्लेज ने यह कैसे किया? यह बहुत सरल है। उसने सूर्य के प्रकाश के माध्यम से टेलीपोर्ट करने की अपनी क्षमता का उपयोग किया। जब सूर्य उदय होता है तो वो अपने आसपास की सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को कुछ किलोमीटर के भीतर स्थानांतरित कर सकता है। टेलीपोर्टेशन कहने के बजाय एक सही दुनिया ट्रांसलोकेशन होगी। दुर्भाग्य से वो युद्ध में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी भी उन्हें स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकता है। उसे और अभ्यास की आवश्यकता है। रेगिस के ताप हस्ताक्षर को लॉक करते हुए ब्लेज उसके बगल में टेलीपोर्ट हो गया, जिससे वो बहुत चौंक गया। रेगिस ने ब्लेज को चौंक कर देखा। उसने बस कॉल समाप्त की और डेन डेन मुशी को अपने लबादे के अंदर रख लिया। क्या ब्लेसान आसपास थे? वो कब गायब हो गई? ब्लेज ने चारों ओर देखते हुए पूछा। उसे पास के स्टॉल में क्वीना के हीट सिग्नेचर का एक निशान मिला। उसका हीट सिग्नेचर गायब होने की कगार पर है। मुझे लगता है आधा घंटा बीत चुका है, रेगिस ने जवाब दिया। वो हैरान था कि ब्लेसान ये सवाल क्यों पूछ रहे थे। ब्लेज ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि वो समय पर पहुंच गया। अगर वो कुछ मिनट भी देर से आता तो उसे गर्मी का पता नहीं चल पाता। कुछ कदम आगे बढ़ते हुए उसने उस कम होती हुई ऊष्मा को छुआ जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी, और उन्हें जीवन दे दिया। लुप्त होती हुई ऊष्मा प्रज्वलित हुई और तब तक फैलती रही जब तक कि वो क्वीना तक नहीं पहुंच गई। क्वीना को देखकर ब्लेज ने एक गहरी सांस ली। वो लगभग उसे खो बैठा था। रेगिस की ओर देखते हुए उसने पूछा, रोसिनांटे कहाँ है? उसे ढूंढो, मैं कुछ ही मिनटों में वापस आ जाऊंगा। ब्लेज का आकार एक बार फिर गायब हो गया। उसी समय दूसरी तरफ कैरेवल से थोड़ा बड़ा एक जहाज समुद्र में घूम रहा था। इसकी रफ्तार वन पीस वर्ल्ड में दिखाए गए किसी भी जहाज से ज्यादा थी। जहाज पर कोई निशान या जॉली रोजर नहीं था। यह सादा और सरल था। जहाज के डेक पर क्वीना बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ पैर बेड़िया से बंधे हुए थे। जहाज पर 20 से ज्यादा एजेंट थे। सभी ने धूप का चश्मा पहना हुआ था और सफेद सूट पहने हुए थे। वे CP4 डिवीजन के सदस्य हैं, सिवाय एक के जिसने लंबा कोट पहना हुआ था और लाल मास्क पहना हुआ था। वो CP0 का सदस्य है जो क्वीना को पकड़ने के ऑपरेशन का प्रभारी है। अचानक उसने मुड़कर क्वीना को देखा। अभी अभी उसके अवलोकन से हकी को कुछ महसूस हुआ। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कम उम्र से ही हत्याओं में शामिल रहा है, उसकी इंद्रियां शायद ही कभी उसे धोखा देती है। अगले ही पल उसने सूर्यास्त की दिशा से एक शक्तिशाली सांस महसूस की। जब उसने अपनी असाधारण दृष्टि से देखा तो उसे दूरी पर एक छाया दिखाई दी जो उससे कई किलोमीटर दूर थी। अरे नहीं! अगले ही पल ब्लेज की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसका समुद्री कोट हवा में लहरा रहा था, लेकिन जिस चीज ने CP0 एजेंट का ध्यान खींचा वो था उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध। CP4 एजेंटों ने प्रतिक्रिया की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते उनके शरीर में आग लग गई और वे जलने लगे। वे सभी पीड़ादायक दर्द से चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि उनकी त्वचा और मांसपेशियां धीरे धीरे पिघल रही है। बिना समय बर्बाद किए वे सभी समुद्र में कूद पड़े, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि आग की लपटें अभी भी जल रही थी। कुछ ही सेकंड में वे जलकर राख हो गए। CP0 एजेंट ने ब्लेज का सामना करते हुए एक कदम पीछे लिया। उसे शक्तिहीनता की भारी भावना के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अपने जीवन में पहली बार उसे डर का एहसास हुआ। उसकी स्थिति और ताकत को देखते हुए यह वास्तव में कुछ ऐसा था जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अपनी आंख के कोने से उसने क्वीना की आकृति देखी। वो जानता था कि बचने का उसका एकमात्र मौका क्वीना को बंधक बनाना है। हालांकि वो समूह में सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन अपनी ताकत के साथ वो ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। अफसोस, उसे नहीं पता कि ब्लेज के पास भविष्य की दृष्टि है। उसके सामने किसी भी तरह की चाल बेकार है। इससे पहले कि CP0 एजेंट कुछ कर पाता, ब्लेज का शरीर उसके सामने से गुजरा और सौर ऊर्जा से बनी तलवार से उसका सिर उसकी गर्दन से अलग कर दिया गया। यदि उसने ब्लेज से सीधे लड़ने की कोशिश की होती तो वो 2 या 3 वारों से बच सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने गलत रास्ता चुना। चूंकि आप लोगों ने ये कदम उठाया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसके परिणामों के लिए तैयार हैं। ब्लेज ने बुदबुदाते हुए अपने सामने रेड लाइन को देखा। जो बात उसे सबसे अधिक क्रोधित करती है वो ये है
कि वे उसे लुभाने के लिए उसके करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्वीना को पकड़कर ब्लेज जहाज से कूद गया और सबाउडी की ओर भागा। उसने क्वीना को बचा लिया, लेकिन वो एरी और सेया को नहीं बचा सका क्योंकि वे उससे बहुत दूर थे। इसके अलावा कुछ ही मिनटों में सूरज डूब जाएगा। अगर वो उन्हें मुक्त करना चाहता है तो उसका एकमात्र विकल्प विश्व सरकार से भिड़ना है, और यही वो करने की योजना बना रहा है। वो मैरी जियोइस को जमीन पर गिराने जा रहा है। अध्याय 155 मैरी जियोइस। ब्लेज क्वीना को कंधे पर उठाकर सबाउडी लौट आया। जब रेगिस और रोसिनांटे ने क्वीना को देखा तो राहत की सांस ली। बेहोश क्वीना को रेजिस को सौंपते हुए ब्लेज ने डेन डेन मुशी को बाहर निकाला और फ्लीट एडमिरल सेंगोकू को बुलाया। जब ब्लेज ने कॉल पर बात की तो उसने सारी बातें बताई। उसने सेंगोकू को मदद के लिए नहीं बल्कि उसकी राय जानने के लिए कॉल किया था। सेंगोकू-सान, आपके विचार से मुझे क्या करना चाहिए? ब्लेज ने पूछा। ब्लेज, मेरी बात सुनो। चूंकि क्वीना सुरक्षित है इसलिए मामले को यही रहने दो। सेंगोकू ने निराशा और गुस्से में अपनी कंठी रगड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विश्व सरकार ब्लेज पर कोई कदम उठाएगी। मैं नहीं कर सकता। एरी और सेया भी इंसान है। इसके अलावा उन्हें इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि वे दुनिया के कुलीन गुलाम हैं, बल्कि उन्हें मेरे कारण ही अगवा किया गया था। अगर मैं कुछ नहीं करता तो अपराध बोध ही मुझे मार डालेगा। दरअसल मुझे समझ में नहीं आता कि हमें उनकी बकवास क्यों सुननी पड़ती है। हम मरीन कोई विश्व सरकार के कुत्ते नहीं हैं। हम यहां लोगों की रक्षा करने के लिए हैं। सेंगोकू-सान, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं कुछ न कुछ करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरा समर्थन करते हैं या नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो बस क्वीना और रेगिस का ख्याल रखना। यह कहकर ब्लेज ने कॉल समाप्त कर दी। दूसरी ओर सेंगोकू ने अपने सामने रखी मेज को तोड़ डाला और विश्व सरकार के कमांडर इन चीफ कोंग को बुलाया। कोंग-सान, क्या हो रहा है? ये नौबत क्यों आई? सेंगोकू ने आक्रोश भरे स्वर में पूछा। सेंगोकू, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ब्लेज एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वे अब और मजबूत नहीं होने दे सकते। वो हमसे अलग है और विश्व सरकार को अपनी आंखों का कांटा समझता है, लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, लेकिन क्या आप भविष्य के लिए भी यही बात कह सकते हैं? अपनी ताकत से वो निश्चित रूप से आपके स्थान पर चढ़ जाएगा। तब क्या होगा? क्या वो तब भी आदेशों को सुनेगा? मुझे नहीं लगता, कोंग ने धैर्यपूर्वक समझाया। सच तो यह है कि वो ब्लेज और उसकी न्यायप्रियता की भी प्रशंसा करता है। साथ ही वो कल्पना कर सकता है कि जब ब्लेज फ्लीट एडमिरल बनेगा तो क्या होगा। विश्व सरकार ब्लेज जैसे किसी व्यक्ति को मरीन की कमान संभालने की अनुमति नहीं देगी। ये शुद्ध विनाश होगा। अपने गुस्से को दबाते हुए सेंगोकू बोला, क्या होगा अगर मैं ब्लेज की कार्रवाई में उसका साथ देने का फैसला करूं? आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप सभी को यह समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है और इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। सेंगोकू ने दांत पीसकर दीवार पर मुक्का मारा, जिससे पूरा मरीन मुख्यालय हिल गया तथा इमारत में मौजूद अनगिनत अधिकारी घबरा गए। सेंगोकू-सान, क्या हुआ? अगले ही पल आओकीजी ने आकर पूछा। वो मुख्यालय में एकमात्र एडमिरल है और उसे लगा कि कंपन का स्रोत फ्लीट एडमिरल कार्यालय से है। सेंगोकू ने कोंग के साथ बातचीत खत्म की और कुजान के सामने खड़ा हो गया। आप भरते हुए उसने कुजान को पूरी बात बताई और उसका विचार पूछा। यह सुनकर कुजान अवाक रह गया। उसे भी ब्लेज की तरह मरीन के काम करने के तरीके पर संदेह था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने इसे अपने दिल में ही रखा, जबकि ब्लेज ने इसे जोर से पूछा। वो नहीं जानता कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। वास्तव में उसने सोचा कि यह ब्लेज के लिए भी आत्महत्या है। विश्व सरकार का सामना करते हुए कौन सही दिमाग से ऐसा करेगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं ब्लेज का समर्थन करूं? कुजान ने गंभीरता से पूछा। बेतुका मत बनो। क्या तुम्हें पता है कि अगर हम उसका समर्थन करेंगे तो कितने लोग मरेंगे? मैं युद्ध शुरू नहीं करना चाहता। अगर संभव हो तो उसे मनाने की कोशिश करो, सेंगोकू ने कहा। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। मुझे पता है। शुक्र है कि गैर्प यहां नहीं है, अन्यथा मुझे नहीं पता कि क्या होता। सुनिश्चित करें कि उसे कुछ भी पता न चले। हाँ, रूम ऑफ अथॉरिटी, मैरी जियोइस। मुझे नहीं पता कि उसने इतनी जल्दी उस लड़की क्वीना को कैसे खोज लिया। इसके अलावा उसने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को आसानी से मार डाला। ऐसा लगता है कि हम अभी भी उसकी शक्ति को कम आंकते हैं। चेहरे के बाई और निशान वाले बुजुर्ग ने कहा। हमें अभी भी नहीं पता कि उसने आज तक कौन सा शैतानी फल खाया है। एक अन्य बुजुर्ग ने टिप्पणी की। योजना विफल हो गई है। क्या वो दो गुलामों एरी और सेया को बचाने आएगा, या हमें बोआ हैनकॉक को पकड़ने के लिए किसी को भेजना चाहिए क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है? माथे पर जंग चिन्ह वाले बुजुर्ग ने पूछा। अब वे पीछे नहीं हट सकते क्योंकि उन्होंने ब्लेज को इस हद तक नाराज कर दिया है कि अब वे वापस नहीं लौट सकते। अगर वे ब्लेज को आजाद घूमने देंगे तो कौन जानता है कि क्या हो सकता है। चिंता की कोई बात नहीं है। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए वो अवश्य आएंगे।
सबाउडी, मैं यहां कैसे आई? मुझे लगा कि सफेद सूट पहने कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया है। क्वीना ने अपने आसपास का नजारा देखते हुए पूछा। तुम थे, शुक्र है ब्लेसान ने तुम्हें समय पर बचा लिया। रेगिस ने फिर क्वीना को सब कुछ बताया। विश्व सरकार? क्वीना ने अपनी मुट्ठी भींची और ब्लेज की ओर देखा। ब्लेसान, मुझे खेद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कमजोर हूं। इसकी चिंता मत करो। ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया और अपने लबादे के अंदर रखा क्रिस्टल फल निकाला। फिर उसने इसे क्वीना को दे दिया। क्वीना, ये तुम्हारे लिए है। ब्लेसान, ये कौन सा शैतानी फल है? क्वीना ने फल को हाथ में पकड़ते हुए पूछा। ये क्रिस्टल फल है, ब्लेज ने उत्तर दिया। क्या? रेगिस, क्वीना और रोसिनांटे ने आश्चर्य से कहा। वे जानते थे कि यह फल कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उन्होंने खुद इसकी शक्ति का अनुभव किया था। बिना ज्यादा सोचे समझे क्वीना ने शैतानी फल खा लिया। उसे तैरने की क्षमता खोने के परिणामों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह फल के महत्व को जानती थी। ब्लेज ने फिर उन्हें अपनी योजना का अगला चरण बताया, मैरी जियोइस पर हमला करना। जैसे ही उसने उन्हें अपनी योजना बताई, रेगिस और रोसिनांटे ने अपने विचार व्यक्त किए। ब्लेसान, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, मुझे आप लोगों की जरूरत है कि आप एरी और सया को बचाएं, क्योंकि मैं अपने हमलों से सभी का ध्यान भटका रहा हूं। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो भाग जाएं और मेरा इंतजार न करें। सुनिश्चित करें कि आपकी पहचान उजागर न हो। ब्लेज बोला। ठीक है। दोनों ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। क्वीना, तुम मुख्यालय लौट जाओ, ब्लेज ने कहा, जबकि क्वीना ने अस्वीकार नहीं किया। रेजिस और रोसिनांटे को लेकर ब्लेज रेड लाइन की ओर उड़ गया। रास्ते में रेजिस ने पूछा, ब्लेसान, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है, क्या वे इतनी जल्दी एरी और सया को ले जा सकते थे? आप विश्व सरकार को बहुत कम आंक रहे हैं। जैसे ही मैंने क्वीना को बचाया, उन्होंने अपनी अगली योजना शुरू कर दी होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्हें पहले ही मैरी जियोइस तक पहुंच जाना चाहिए था, ब्लेज ने शांति से उत्तर दिया। ब्लेसान, क्या तुम वाकई ऐसा कर रहे हो? यह ऐसा रास्ता है जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता, रोसिनांटे ने कहा। एक पूर्व विश्व नोबेल विजेता के रूप में वो विश्व सरकार की ताकत को जानता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था कि एक दिन ये होगा और मैं इसके लिए तैयार हूं। रोसिनांटे, जैसे ही हम अलग होंगे तुम आगे बढ़ोगी, क्योंकि तुम इस जगह को अच्छी तरह से जानती हो, ब्लेज ने रोसिनांटे से कहा। मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ब्लेज को रेड लाइन के शीर्ष पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि सूरज अभी तक अस्त नहीं हुआ था। रेजिस और रोसिनांटे को कहीं दूर उतारकर ब्लेज मैरी जियोइस के ऊपर से उड़ गया। जैसे ही वो प्रकट हुआ, उसे गार्डों और पंच बुजुर्गों ने अपने निरीक्षण हकी के साथ खोज लिया। लेकिन ब्लेज ने हमला करने में 1 सेकंड भी नहीं झिझका। एक विचार के साथ 6 छोटे नीले सफेद सूरज उसके सामने प्रकट हुए। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर मुक्का मारा। छोटा सूरज अनगिनत आग के गोलों में टूट गया और मैरी जियोइस पर बरस पड़ा। सूर्य के प्रकोप को महसूस करो, तुम दिव्य ड्रैगन बदमाश, ब्लेज ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी समय उसने दूर से एक चिल्लाहट सुनी। रुको! 5 बुजुर्ग उसकी ओर दौड़े, लेकिन बीच रास्ते में ही वे ब्लेज के हमले को देखकर डर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के मैरी जियोइस, विश्व कुलीनों की पवित्र भूमि पर हमला करेगा।